बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फिजिक्स क्लास 11 न्यू बुक यूनिट नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है, आज हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है एक ऐसी सरफेस का जो कि क्लोज होगी और उसके अंदर जो है एक चार्ज पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब अभी हम ना पिछले टॉपिक में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस एरिया में से कोई एलिमेंट एरिया है हमारे पास, उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो उसका फ्लक्स होता है। अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है तो उसका फ्लक्स 3 होगा, 2 गुजर रही है तो उसका फ्लक्स 2 होगा। ठीक है, तो हमने देखा था और उसका हमने फार्मूला देखा था, फाई इज इक्वल टू कितना आया था, ई डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अभी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, आज हमने क्या करना है, हमारे पास एक जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस है और उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज लेट कोई लाई कर रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा इसी यूनिट के लेक्चर नंबर 2 में कि वो आउटवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो पूरा हमारा सरफेस एरिया है जो कि क्लोज है, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो हमने देखना है। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वही तो फ्लक्स होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मतलब हमने देखना है कि इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो आज हमने कैलकुलेट करना है। इसी निस्बत से इस जो टॉपिक का नेम है वो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। एक ऐसी सरफेस का जिसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज है। ठीक है, वो प्लस चार्ज क्यू है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो शक्ल बनी हुई है वो देखें एक सफेयर है। ठीक है, अब ये सफेयर है जिसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इंक्लूड है। ठीक है, अब हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना उसका लिए जो हमारे पास फार्मूला है फाई ई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, वो फार्मूला है ई डॉट है। ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब सरफेस जो है वो फ्लैट होनी चाहिए। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग दिस फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, सरफेस एरिया वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, मसला ये है यहाँ पे तो फ्लैट कोई नहीं है। ये देखो ये तो फ्लैट नहीं है, ये तो एक कर्वी शक्ल है, हमारे पास सफेयर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए हम इस पूरे सरफेस एरिया को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल पैच स्मॉल पैच स्मॉल पैच स्मॉल पैच, ताकि हर पैच के लिए जो सरफेस एरिया है वो फ्लैट हो जाए। ठीक है, तब हम ये फार्मूला लगा सकेंगे, इस पे ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लग सकता। तो इसलिए इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए वी विल डिवाइड द होल सरफेस एरिया इनटू स्मॉल एन पैचेस। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा जो सरफेस एरिया स्फेयर था उसको स्मॉल एलिमेंट एरिया में डिवाइड कर लिया। लेट वो एरियाज हैं कितने जी, डेल ए वन, डेल ए टू, ठीक है, डेल ए थ्री, अप टू सो ऑन, चलता जाएगा ये कितने तक, डेल ए एन तक। ठीक है, अब हमने एन नंबर ऑफ लेट उसके पैचेस बना लिए हैं। अब ज़ाहिर बात है इसके कोई ना कोई तो हम नंबर बनाएंगे ना, 500 बना लें, 600 बना लें। अगर 600 पैचेस बनाए हैं तो एन 600 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितने आप पैचेस बनाओगे ना, इसके स्मॉल पैचेस बनाओगे सरफेस को फ्लैट करने के लिए, तो वो मतलब यहाँ पे हम यूं करके मेंशन कर देंगे। अब ये ज़ाहिर बात है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनका वेक्टर एरिया भी होगा। ठीक है, और फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। दैट इसका जो वेक्टर एरिया है वो डेल ए वन है, मैं इसी के ऊपर वेक्टर डाल देता हूँ, ये वेक्टर एरिया। ठीक है, वेक्टर एरिया क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर एरियाज हैं। ठीक है, हमने छोटे छोटे वेक्टर एरियाज बना लिए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी ई वन होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई टू होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई थ्री होगी, और ये जो लास्ट वाला है इसके फिर कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ई एन। तो अब हमने जो एन नंबर ऑफ पैचेस बनाए हैं ना अपने इस सफेयर के, अब हम सब का अलग अलग बारी बारी करते हैं फ्लक्स कैलकुलेट और एंड पे उन सबको कर लेंगे प्लस, तो वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, सबको एंड पे प्लस कर लेंगे, छोटे छोटे पैचेस का हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बारी बारी और फिर सबको प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखें, लेट ये हमारा जो पहला पैच है वो यही है, समझ लें ये ई वन है और यहाँ पे फिर डेल ए वन हो जाएगा। इस तरह देखें यहाँ पे ये क्लोज क्लोज है ना, तो तकरीबन ये फ्लैट हो चुकी है सरफेस। ठीक है, ज़्यादा क्लोज ले लेंगे ना तो फिर ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा।
तो इस तरफ ये E2 यहाँ पे E2 डेल A2 हो जाएगा, यहाँ E3 डेल A3 हो जाएगा, यहाँ E4 डेल A4 हो जाएगा, इस तरह चलता जाएगा अप टू सो ऑन EN डेल AN तक चला जाएगा। ठीक है, अब ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रखी हुई है हमने, आउटवर्ड रखी हुई है। और वेक्टर एरिया, किसी भी सरफेस का वेक्टर एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं, वो उसके परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड। और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया यहाँ पे पैरेलल हो चुके हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं बारी बारी हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट। सबसे पहले पैच का जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल A1। ठीक है, E1 डॉट डेल A1। इसी तरह सेकंड वाले का φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल A2। इसी तरह अप टू सॉन चलता जाएगा। लास्ट वाला जो होगा ना हमारे पास φn, उसका फ्लक्स हो जाएगा En डॉट डेल AN। ठीक है, अब हम इन सारे फ्लक्स को ऐड कर लेंगे। हम तो टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं पूरे सरफेस का, तो φe टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा यहाँ तक φn तक। ठीक है, अब हम इन सबको लिख लेते हैं। इसका कितना है, E1 डॉट डेल A1 प्लस E2 डॉट डेल A2 अप टू सो ऑन En डॉट डेल AN। ठीक है, तो जब हम इसको ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो E1 डेल A1 cos थीटा प्लस E2 डेल A2 cos थीटा अप टू सो ऑन En डेल AN cos थीटा। ठीक है, अब अगर आप देखें हमने ये जो छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं ना, तो हमने वो क्यों बनाए थे, ताकि हमारा जो एरिया है वहां पे वो फ्लैट हो जाए। ठीक है, अब फ्लैट होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का जो एंगल बन रहा है ना, वो पैरेलल है दोनों, तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जितना भी cos थीटा आपको नजर आ रहा है ना, आप सब में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री पुट कराते जाएं, तो हमारे पास हो जाएगा E1 डेल A1 cos 0 डिग्री प्लस E2 डेल A2 cos 0 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन En डेल AN cos 0 डिग्री। ठीक है, सब में cos 0 0 साथ सब लगा देंगे। अब cos 0 किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 अप टू सो ऑन En डेल AN। ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो E1 है, E2 है और E3 अप टू सो ऑन En हमें लिखा हुआ है ना, इनके साथ हम 1 2 हटा के सिर्फ ई भी इनको लिख सकते हैं। अब उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो हमारी जो ये डायग्राम यहाँ पे है ना, ये एक स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर ऐसे जैसे ना वह फुटबॉल नहीं होता, जैसे टेनिस बॉल होता है, उसको अगर आप देखो किसी भी सरफेस से देखो वो सिमेट्री होती है, उसमें एक जैसा होता है। ठीक है, और ऊपर से फिर हमने उस सरफेस के यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस भी बनाए हुए हैं। छोटे छोटे पैचेस हमने इतने छोटे छोटे स्मॉल बनाए हुए हैं कि हर एक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हर एरिया एलिमेंट का, वो सेम है, मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। एरिया एलिमेंट डेल A1 में से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डेल A2 में से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास शेप है वो एक सिमेट्रिक शेप है, फुटबॉल की तरह की है। ठीक है, छोटे छोटे पैचेस बनाए हुए हैं और फिर जो सब का जो डिस्टेंस है सेंटर से हर एलिमेंट एरिया का, वो सेम है। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो हर एलिमेंट एरिया में सेम होगी, इसलिए हम 1 2 लिखने की बजाय जस्ट ई लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई डेल A1 प्लस ई डेल A2 प्लस ई, पहले पहले मैंने डेल A3 नहीं लिखा तो इसलिए इसको भी रहने दें,
अप टू सो ऑन कर दें। दो ही काफ़ी होते हैं, तीन लिखने से वो फिर क्योंकि पेज पे जगह कम होती है तो आप भी दो ही लिख लिया करें, दो भी काफ़ी होते हैं। तो ई एन डेल ए एन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ई कॉमन लिया जा सकता है, तो ई कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा डेल ए वन प्लस डेल ए टू अप टू सो ऑन डेल ए एन, ठीक है। अब ई हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी पिछले टॉपिक में निकाल के आए हैं, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्केयर, ये भी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये जो डेल ए वन डेल ए टू डेल ए थ्री है, ये क्या है, ये टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया है पूरे हमारे सरफेस, जो हमारा ये जो सफेयर है, ये देखिए ना हमारा जो ये सफेयर है, इसके हमने पैचेस किए हुए ना, डेल ए वन डेल ए टू डेल ए थ्री डेल ए फोर अप टू सो ऑन डेल ए एन। तो ये बेसिकली डेल ए वन डेल ए टू डेल ए थ्री क्या है, ये टोटल सफेरिकल एरिया है, पूरे सफेयर का एरिया ही तो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल spherical surface area, total spherical surface area, ठीक है। और इसका एक फार्मूला होता है टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया का 4 पाई r स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू ये टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो होता है एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर, वो लगा देंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ गया इस सरफेस का वो देखिए कितना आ रहा है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया इस टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया का। उसके बाद बुक पे केस डिस्कस किया गया है कि अगर यही जो शेप है, जो स्फेरिकल शेप है जिसके इनसाइड एक चार्ज क्यू इनक्लोज हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसको हमने फ्लक्स भी कैलकुलेट किया है, जो ये आया है कि अगर हम इसे बाहर उससे गिर्द एक इरेगुलर शेप और बना दें तो क्या उस पे फ्लक्स डिपेंड करेगा, फ्लक्स उससे कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। देखें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सफेरिकल मतलब इस सफेयर में से पास कर रही है ना, उतनी लाइन उसमें से भी पास कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि यहाँ जो फ्लक्स है ना वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फ्लक्स जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और ज्योमेट्री, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। इमेजिन अ क्लोज सरफेस एस, ठीक है, ये हमारे पास ना कोई क्लोज सरफेस है एस, इस ये जो हमने ये बनाई है इरेगुलर सी शेप है, एस इसका कोई नाम है, ठीक है। इट कैन बी सीन दैट, ये देखा गया है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस इज सेम एज द सफेयर, जो सफेयर में से फ्लक्स है ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही है ना उतनी ही उसमें से पास कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि फ्लक्स जो है वो नहीं डिपेंड करता शेप और ज्योमेट्री में। इसका जो रिजल्ट होगा वी कंक्लूड दैट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और ज्योमेट्री। भाई ये डिपेंड करता किस पे है, इट डिपेंड अपॉन मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज। जो चार्ज इनक्लोज है ना क्लोज सरफेस के अंदर, चार्ज इनक्लोज कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा फ्लक्स होगा। याद रहे यहाँ फ्लक्स कब होगा, जब चार्ज जो है वो इनसाइड होना चाहिए सफेयर, ठीक है, आउटसाइड नहीं, इनसाइड सफेयर होना चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ज्यादा वैल्यू है चार की ज्यादा फ्लक्स होगा। इसके अलावा दूसरी किस चीज पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो सफेयर है, एक होता है हॉलो सफेयर, मतलब इनसाइड उसके कुछ भी नहीं होता, उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। और अगर एक फील्ड सफेयर है, जैसे यहाँ पे एक फील्ड सफेयर है, फुटबॉल एक फील्ड सफेयर है, उस तरह का अगर सफेयर है, उस तरह की क्लोज सरफेस है, उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू और आएगी, ठीक है। तो फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे और मीडियम पे, ज्योमेट्री पे ये डिपेंड नहीं करता। अब उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये डेरिवेशन लॉन्ग में आ सकती है, इसको कैसे लिखेंगे वो एक नज़र देख लें। तो यहाँ से आप ऐसे करके हेडिंग देंगे, एक्सप्लेनेशन हेडिंग लगा के डायग्राम बना के ये थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई ऐसे याद कर लें, ये भी ठीक है। ये पॉजिटिव लिखा हुआ क्यू के आगे, ठीक है, शायद आपको पूरा नजर ना आ रहा हो, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। उसके बाद बता देंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फार्मूला फ्लक्स का ये उस वक्त एप्लीकेबल है
सरफेस एरिया शुड भी क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है बात। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फार्मूला लगा के फ्लक्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए एरिया कैसा होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, रेक्टेंगल होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, तो फ्लैट होगा, ठीक है उसका आंसर। ये भी एक एमसीक्यू याद रख लें। उसके बाद फॉर दिस रीजन वही हमने फिर क्या किया, टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड किया था छोटे छोटे पैचेस में। डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, फिर उनका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया कितना था, डेल्टा ए वन वैक्टर, डेल्टा ए टू वैक्टर, डेल्टा ए एन वैक्टर, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो कितनी थी, ई वन, ई टू, ई थ्री, अप टू सोन ई एन, ठीक है। फिर फ्लक्स का फार्मूला लगाया था, ठीक है। और सारी जो पैचेस थे उनके फ्लक्स को हमने ऐड किया। फिर कॉस सीटा था, कॉस जीरो पुट किया क्योंकि एंगल जीरो बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान हर पैच के लिए। फिर हमने एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला पुट किया, वो ई वन, ई टू, ई थ्री, इसको ई के इक्वल लिखा था क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से सरफेस पे। फिर हमने ये जो सिंप्लीफाई हो रहा था, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल किया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करके क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमने एंड रिजल्ट निकाल लिया था। एक ऐसी क्लोज सरफेस जिसके इनसाइड चार्ज इनक्लोज हो, उसका टोटल फ्लक्स कितना आता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद वो जो फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके लिए हमने एक क्लोज सरफेस ऑर्बिट्रेरी ली, वो कंसीडर की। उसके हमने देखा फ्लक्स सेम रहा, तो फ्लक्स हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि फ्लक्स जो है वो शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के अलावा जो आने हैं, कुछ आते हैं क्वेश्चन जो, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लक्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता बल्कि चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये आप लिख देंगे वहाँ पे। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।